A very good morning, students. In the last class, we have started our economics third chapter, that is poverty as a challenge, and we have completed till page number 32, that is poverty estimate. Till here, we have seen the different dimensions of poverty, the different causes of poverty according to the two stories that we have discussed of rural and urban cases. We have seen the different causes of poverty, that is large size of family, unemployment, illiteracy, malnutrition, helplessness, child labor. These are the causes of poverty. Further, we have seen the different dimension, different phases of poverty कि poverty किस रूप में हमको देखने को मिलती है, that is hunger, illiteracy, again unemployment, malnutrition. So these are the phases of poverty. Then we have discussed the poverty seen by सोशल साइंटिस्ट. तो उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि अकॉर्डिंग टू सोशल साइंटिस्ट, इफ लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, लैक ऑफ सैनिटेशन, लैक ऑफ हेल्थ केयर इज देयर, देन वी कैन से द पॉवर्टी इज देयर. ठीक है. फर्दर वी हैव डिस्कस्ड द टू थिंग्स, दैट इज सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी. सोशल एक्सक्लूजन में समाज से बहिष्कृत कर देना, बाहर निकाल देना. तो दिस इज ऑल्सो द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी. क्योंकि समाज से बाहर निकाल दिया जाता है, मेन सोसाइटी का हिस्सा नहीं रह पाते, इसलिए जो है मेन सोसाइटी में क्या हो रहा है उसके हिसाब से अप टू डेट नहीं रह पाते, डेवलप नहीं हो पाते. तो इसलिए क्या है, वो पुअर रह जाते हैं. एट द सेम टाइम क्योंकि वो सोशली लो थे, लो कास्ट के थे, इसीलिए उनको समाज से निकाला गया था. तो दिस इज ऑल्सो द बोथ कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी. देन वी डिस्कस द वल्नरेबिलिटी. वल्नरेबिलिटी मीन्स डबल प्रोबेबिलिटी, डबल डिजास्टर, डबल रिस्क ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज ऑफ बीइंग पुअर. कुछ लोगों को जो है डबल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अगर कोई भी प्रॉब्लम अरेज होती है. क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी पुअर है, या वो हैंडीकैप्ड है, या ओल्ड एज है, या वो चिल्ड्रन है, या वुमेन है. ये सर्टेन सेक्शन है सोसाइटी में जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, शेड्यूल कास्ट है, तो रहता है. तो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो ऑलरेडी समाज में एक प्रॉब्लम को सफर कर रहे हैं और दूसरे प्रॉब्लम से जूझ जाते हैं, तो वो उस चीज से बाहर नहीं निकल पाते हैं. तो दैट इज डबल रिस्क, डबल प्रोबेबिलिटी, या कोई डबल चांसेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वल्नरेबिलिटी. देन वी हैव डिस्कस द पॉवर्टी लाइन, कि पॉवर्टी लाइन कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हमने कैलोरीज वगैरह कैलकुलेट करना और सारा देखा था. देन वी लास्टली डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास पॉवर्टी एस्टिमेट, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि नो डाउट पॉवर्टी इज डिक्रीजिंग डे बाय डे. हमने टेबल देखा था, टेबल 3.1 ऑन पेज नंबर 33, कि डे बाय डे जो है ईयर 1993 से लेके 2011-12 के फैक्ट्स जो मेरे पास अवेलेबल थे, मैंने बताया था कि पॉवर्टी डिक्रीज हुई है. बट पॉवर्टी जिस लेवल पर डिक्रीज होनी चाहिए थी सर्टेन ईयर्स में उतनी डिक्रीज नहीं हुई, क्योंकि एक तरफ जब पॉवर्टी कम करने का चैलेंज था और एट द सेम टाइम दूसरी तरफ पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही थी. तो जब पॉवर्टी डिक्रीज करने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से दूसरी तरफ इंक्रीज भी हो रही थी. तो जिस पेस से, जिस रेट से पॉवर्टी डिक्रीज होनी चाहिए थी, उस पेस से नहीं हुई. टुडे वी आर गोइंग टू see all these topics: vulnerable groups, interstate disparities, global poverty scenarios, or like that we are going to cover our chapters whole heading today. फर्स्ट वल्नरेबल ग्रुप्स. वल्नरेबल ग्रुप्स जो अपन ने वल्नरेबिलिटी पढ़ी ना बेटा, ग्रेटर प्रोबेबिलिटी, तो अब इसमें अपन ये पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से ग्रुप्स हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो वल्नरेबल है, जो डबल डिजास्टर से सफर कर रहे हैं. तो दीज आर वल्नरेबल ग्रुप्स आर सीन ऑन द two types, that is socially vulnerable group or economically vulnerable group. Here in page 33 it is given that the proportion of people below poverty line is also not same for all social and economic categories in India. जो poor peoples हैं, वो चाहे socially देखें तो वो सोशल लेवल पे देखें तो सारे एक जैसे पुअर नहीं है, चाहे इकोनॉमिकली देखें तो सब एक जैसे पुअर नहीं है. एक्चुअल में कौन वल्नरेबल है, तो सोशली देखें तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो होते हैं समाज में, उनको क्या करते हैं, अपन समाज से अलग कर देते हैं, सोशली एक्सक्लूड कर देते हैं, तो वो ज्यादा पॉवर्टी फेस करते हैं. ऐसे नहीं है कि दूसरे जो हाई लेवल लोग हैं उनमें पुअर नहीं है, पुअर हर कैटेगरी में है. अरे बस में सोसाइटी में पुअर हर कास्ट में देखने को मिलते हैं, चाहे वो हाई कास्ट हो चाहे लो कास्ट हो, सभी कास्ट में पुअर देखने को मिलेंगे. पर ज्यादा वल्नरेबल कौन है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की जो ज्यादा मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो ज्यादा पुअर है एज कंपेयर टू अदर
कास्ट। तो सोशली ये दो जो कम्युनिटीज है वो ज्यादा पुअर है, और इकोनॉमिकली देखे जाए तो जो लैंडलेस लेबरर्स हैं, जो एग्रीकल्चर लेबरर्स है रूरल एरियाज में जिनकी खुद की जमीन नहीं है, वो पुअर हैं। और अर्बन एरियाज में देखे जाए तो कैजुअल लेबरर्स है, जो वर्कर्स है, साइट कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं ना बेटा, वो ज्यादा पुअर है। इनके अलावा भी पुअर है, पर ये ज्यादा पुअर है। आ रही बात समझ में कि गरीब और भी है, पर सोशली ये जो दो कास्ट है इनके जो है वल्नरेबल पुअर होने के चांसेस ज्यादा है, और इकोनॉमिकली इन दो क्लासेस के पुअरिटी होने के चांसेस ज्यादा है। इनके अलावा भी लोग पुअर हैं। तो सोशली एंड इकोनॉमिकली दीज टू ग्रुप्स आर मोर वल्नरेबल ग्रुप्स और मोर पुअर ग्रुप्स। अब फर्दर इसको नीचे ग्राफ दे रखा है पेज 33 पे 3.1 ग्राफ दे रखा है, जो मेरे पास 2011 और 12 के फिगर्स अवेलेबल है उसके हिसाब से बता रही हूँ कि एवरेज मिडिल देखो बेटा, एवरेज इंडियन पावर्टी, अगर ओवरऑल इंडिया की पावर्टी देखें ना तो इंडिया में कितने गरीब है 21.9 पीपल आउट ऑफ 100%, 1.9 पीपल्स आर पुअर इन इंडिया, एवरेज देख रहे हैं। बट अगर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का देखा जाए तो आउट ऑफ 100% शेड्यूल कास्ट 45% ऑलमोस्ट अपन कह सकते हैं हाफ जो शेड्यूल ट्राइब्स है वो पुअर है इंडिया में। दूसरी तरफ शेड्यूल कास्ट का देखें तो 31.5% जो पीपल हैं शेड्यूल कास्ट जो है वो पुअर हैं। उसी तरफ से अगर एग्रीकल्चर लेबरर की इकोनॉमिक कैटेगरी में बात की जाए तो 39.8% जो एग्रीकल्चर लेबरर है वो गरीब है, उनके पास जमीन है ही नहीं, इतने किसान जो है वो पुअर हैं। उसी तरह से अगर कैजुअल लेबरर की कैटेगरी देखी जाए तो 32.9% जो कैजुअल लेबर्स हैं वो पुअर है। आ रही है बात समझ में? तो दीज आर वल्नरेबल ग्रुप्स, डबल प्रोबेबिलिटी ग्रुप्स कह सकते हैं, डबल डिजास्टर्स ग्रुप, ये सोशली और ये इकोनॉमिकली। और भी ग्रुप्स पुअर हैं पर इनके पुअर होने के चांसेस ज्यादा है, ये पुअर ज्यादा है गरीबी। ठीक है, फर्दर वी आर मूविंग टू अवर सेकंड टॉपिक दैट इज इंटर स्टेट डिस्पैरिटी। इसमें बेटा अपन ये देखेंगे कि पावर्टी जो है इंडिया में, ठीक है इंडिया में है, बट सारे स्टेट्स में इक्वली नहीं है। कुछ स्टेट्स में जो है पावर्टी कम है एज कंपेयर टू अदर ग्रुप्स। और प्लस अपन ये देखेंगे जो डे बाय डे जो है कुछ जो स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे पावर्टी कम हो रही है एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स। क्यों? क्योंकि रिसोर्स अवेलेबिलिटी अलग है, एजुकेशन लेवल अलग है, हेल्थ लेवल अलग है। तो सारी चीज़ों को देखते हुए जो है कहीं स्टेट्स में गरीबी आज भी ज़्यादा है एज कंपेयर टू अदर स्टेट। जैसे कि एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा है, जैसे केरला, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल and the states like Punjab, Haryana have poverty with the help reduce poverty with the help of high agricultural growth rate। तो कहीं पे जो है उन लोगों ने एग्रीकल्चर पे खर्च किया, स्पेशली पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की अगर अपन बात करें तो वहाँ पे क्या है ग्रीन रिवॉल्यूशन आया है, मीन्स हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स की वजह से, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स की वजह से इन एरियाज ने जो है एग्रीकल्चर फील्ड में डेवलप किया और पावर्टी को रिमूव किया है। वहीं अगर केरला की बात करें तो केरला पे उन्होंने अपनी ह्यूमन रिसोर्स पे स्पेंड किया है। उनकी एजुकेशन लेवल जो है केरला में बहुत हाई है, मतलब गर्ल्स और बॉयज में डिस्क्रिमिनेशन नहीं, इवन गर्ल्स ज्यादा पढ़ी हुई है केरला में एज कंपेयर टू बॉय। तो उन्होंने अपने एजुकेशन पे स्पेंड करके ह्यूमन बीइंग को रिसोर्स में कन्वर्ट किया। और मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे बेस्ट रिसोर्स क्या है? ह्यूमन रिसोर्स है। अगर ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है तो सारे रिसोर्स अपने आप ही जो है बेस्ट यूज हो जाएंगे। तो इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज में बेसिकली अपन यही देख रहे हैं कि जो पावर्टी का लेवल है, गरीबी का लेवल है, वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है। और जो अब रिड्यूस हुई है पावर्टी इंडिपेंडेंस के बाद, तो वो भी अलग अलग स्टेट में ही अलग अलग तरीके से रिड्यूस हुई है। जहाँ पे ज्यादा जो है स्पेंड किया गया है, चाहे एग्रीकल्चर पे, चाहे ह्यूमन रिसोर्स पे, चाहे टेक्नोलॉजी, पूनम और इधर की बात कर सकते हैं, आईटी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई है, आईटी टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं। तो वो देश भी जो है पावर्टी से, वो स्टेट्स भी जो है पावर्टी से धीरे धीरे बाहर आए हैं। वेयर एज बिहार की बात करें अपन,
यहाँ पे ग्राफ भी दे रखा है, पेज नंबर आप देख सकते हो 36 पे ग्राफ 3.2 जो है वो इससे रिलेटेड है, इंटरेस्ट रेट डिस्पैरिटीज रिलेटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बिहार है, उड़ीसा है, असम है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे स्टिल जो है पावर्टी है। इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ पे इतना पावर्टी में रिडक्शन नहीं है, यहाँ पे बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, रिसोर्सेज की कमी अपन कह सकते हैं कहीं ना कहीं है, जो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स पे इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो जिसकी वजह से पावर्टी अभी भी इन जगहों पे बनी हुई है। तो इंटरेस्ट रेट डिस्पैरिटीज में यही पढ़ेंगे अपन कि जो पावर्टी है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से है, और जो रिडक्शन हुआ है पावर्टी में वो भी कई स्टेट्स में हुआ, और कहीं अभी भी जो है पावर्टी बनी हुई है डिफरेंट रीजन्स की वजह से। फर्दर अपना नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल पावर्टी सिनेरियो। जैसे अपन ने विद इन इंडिया डिस्कस किया ना बेटा कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पावर्टी लेवल है, उसी तरह अगर ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे देखें तो कंट्रीज में भी डिफरेंस है, कंट्रीज में भी पावर्टी की हालत अलग अलग है। जहां चाइना जो है वो डेवलप कर गया है आज 1920 सेंचुरीज में, क्यों? क्योंकि चाइना ने अपने ह्यूमन रिसोर्स में बहुत ज़्यादा स्पेंड किया है, तो चाइना कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहा है अपनी पावर्टी को रिड्यूस करने में। अगर हम इंडिया से कंपेयर करते हैं तो इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री है, क्योंकि इंडिया में जो है पॉपुलेशन, मतलब कोई भी रीजन हो सकता है, पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से कहीं ना कहीं हम सक्सेसफुल नहीं रहे हैं पावर्टी को रिड्यूस करने में। तो एज कंपेयर टू चाइना जो है हम कह सकते हैं इंडिया में अभी भी पावर्टी ज़्यादा है। नो डाउट इंडिया ने भी जो है इंडिपेंडेंस के बाद पावर्टी को रिड्यूस किया है, पर जितना चाइना ने किया उतना इंडिया ने नहीं किया है। तो पेज नंबर 37 में आपका 3.3 ग्राफ भी दे रखा है और 3.4 ग्राफ दे रखा है। इन दोनों को देखकर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है अलग अलग कंट्रीज में पावर्टी की कंडीशन, चाइना दे रखा है, ईस्ट एशिया और पैसिफिक कंट्रीज दे रखा है, लैटिन अमेरिका का एग्जांपल दे रखा है, साउथ एशिया दे रखा है और सब सहारन अफ्रीका दे रखा है। तो अलग अलग कंट्रीज में जो है पावर्टी की कंडीशन अलग है। ये रीड करना आपको कोई कंफ्यूजन है तो बेटा पूछ सकते हो। और फर्दर इसमें लास्ट दे रखा है कि द न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ यूएन प्रपोजेस एंडिंग पावर्टी ऑफ ऑल टाइप्स बाय 2030। अब जो है पावर्टी सब जगह कम हुई है, पर जो अभी भी जो यूएन का टारगेट क्या है कि 2030 में 2030 तक जो है यूएन जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो अपन कह सकते हैं वर्ल्ड बैंक जो है कोशिश करेगा कि सभी देशों की जो पावर्टी है पूरी तरीके से खत्म हो जाए। तो अभी भी ये मूविंग टारगेट है, अपन कह सकते हैं पावर्टी अभी तरीके से खत्म नहीं हुई है। इवन ओल्ड बुक्स में, पता नहीं आपकी न्यू बुक्स में दे रखा है कि नहीं दे रखा बेटा, ओल्ड बुक्स में यहाँ पे दे रखा है कि कुछ सिचुएशन ऐसी आई कि कुछ कंट्रीज डीमोनेटाइजेशन की वजह से, करेंसी वैल्यू डिक्रीज होने की वजह से जो है कुछ ऐसी कंट्रीज थी जहां पे जो है पावर्टी पहले नहीं हुई थी नहीं, अब वो वहां पे आने लगी है। तो उल्टा नेगेटिव इम्पैक्ट है। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है रशिया का, ठीक है बेटा। पावर्टी हैज आल्सो रीसर्फेस्ड इन सम ऑफ द former socialist countries like Russia where officially it was non-existing earlier, जहाँ पे पहले नहीं थी वहाँ पे एग्जिस्ट करने लगी। तो अल्टीमेटली ग्लोबल पावर्टी सिनेरियो दे रखी है कि ग्लोबल लेवल पे भी पावर्टी में डिफरेंस है। कुछ देश जो है अभी भी पुअर ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। नो डाउट आफ्टर जो है इंडिपेंडेंस जो है डिक्रीज हुई है पावर्टी, पर अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग टेक्नोलॉजीज, अलग अलग फैसिलिटीज के हिसाब से अलग अलग पेस से जो है पावर्टी डिक्रीज हुई है। नाउ वी आर मूविंग टू द फर्दर टॉपिक दैट इज कॉजेज ऑफ पावर्टी। क्या कारण है पावर्टी के, ठीक है। तो बहुत सारे कॉजेज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर में, लाइक पॉपुलेशन ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, प्लस हमने देखा कि लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है, चाइल्ड लेबर, बहुत सारे कॉजेज ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे बेसिक जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ दे रखा है पेज 38 में, जो नींव, जो जड़, जो कॉज बताई गई है कि जहाँ से इंडिया की बात करें कि इंडिया में गरीबी कहाँ से शुरू हुई। अगर आपको याद हो तो आप पढ़ते आए हो कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया क्या था, सेल्फ सफिशिएंट था। इंडिया किसी पर डिपेंडेंट नहीं था, इकोनॉमिकली प्रॉस्परस था, डेवलप था, हैंडीक्राफ्ट जो हैंडलूम वर्क था हमारा बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलर था, वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो इंडिया बेचता था ओल्ड टाइम ब्रिटिशर्स के आने से पहले। बट
पावर्टी हमारे देश में कहाँ से आई? ब्रिटिशर्स के आने से आई। तो वेरी फर्स्ट कॉज जो पावर्टी का आप लिखोगे, यहाँ पे आपके बुक में दे भी रखा है, द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये फर्स्ट पॉइंट है आपका कि ब्रिटिशर्स के आने से, ब्रिटिशर्स का रूल आने से एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जो हमारा इकोनॉमिक लेवल गिर गया, लो लेवल का हुआ, उसकी वजह से हम पुअर होना शुरू हुए। कैसे हुआ? ब्रिटिशर्स ने आके जो है हमारे पीजेंट्स पे अफेक्ट किया, उनसे हाई रेवेन्यू चार्ज करने शुरू किया, हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थे उन पे इफेक्ट किया। 8th में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि जो हमारे जो पहले बाहर जा रहे थे एक्सपोर्ट होकर आइटम्स, उन पे रोक लगा दी, ठीक है, हैवी ड्यूटी लगा दी, प्लस वो फ्री ट्रेड, वन वे फ्री ट्रेड करने लगे, वहां से फ्रीली जो है हमारे कंट्रीज में इंडस्ट्रियल गुड्स, हमारे कंट्रीज में ब्रिटिशर्स ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होने दिया। शुरू में इंडस्ट्रीज कहाँ डेवलप हुई? इंग्लैंड में। तो यहाँ से रॉ मटेरियल जाता था, वहां से फिनिश प्रोडक्ट जो है तैयार होकर यहाँ पे सस्ते में बेचा जाता था। इससे जो हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज थी वो डिस्ट्रॉय होती चली गई, हैंडलूम इंडस्ट्रीज। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के आने से जो इकोनॉमिकली जो हम डिक्रीज हो गए, उसकी वजह से जो है पुअर हुए। फर्दर जो है पॉपुलेशन ग्रोथ तो हो ही रहा था, उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है एक तरफ से, ब्रिटिशर्स के आने से अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बंद हो गई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वो होने नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का जो है कॉज है, कॉज ऑफ पावर्टी। तो फर्स्ट पॉइंट ये लिखोगे, फर्दर इसको डिस्क्राइब इसी तरीके से करोगे कि ब्रिटिशर्स ने अफेक्ट किया हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में, प्लस उसी दौरान पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, जॉब थी नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया था, जो है जनरल पब्लिक जो है, इंडिया के सिटीजन्स जो है वो पावर्टी की साइकिल में फंस कर रह गए। सेकेंड पॉइंट आप दे रखोगे, द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज लिमिटेड टू सर्टेन स्टेट। ये पॉइंट है आपका, द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इज लिमिटेड टू सर्टेन प्लेसेस और स्टेट, स्पेशली पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब पावर्टी को दूर करने के बाद, हमारे इंडिपेंडेंस के बाद जो है गवर्नमेंट ने स्टेप इंट्रोड्यूस किया, ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया, जिसमें हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ शीट्स इंट्रोड्यूस की गई, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज इंट्रोड्यूस की गई, पर वो हर एरिया में सक्सेसफुल नहीं हुई। अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशन, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है वो सिर्फ 3 स्टेट्स में ही लिमिटेड होकर रह गई। ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो बेनिफिट है पूरे ओवरऑल इंडिया को नहीं मिला, तो लिमिटेड इम्पैक्ट होने की वजह से जो है हम पुअर रह गए, जो कुछ स्टेट्स इंडिया के वो पुअर रह गए। फर्दर इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप नहीं हो पा रही थी, इनफ जॉब्स, जितने तो लोग अनएम्प्लॉयड थे, इंडस्ट्रीज डेवलप हुई भी आफ्टर इंडिपेंडेंस, बट वो इतनी जॉब्स शुरू में क्रिएट नहीं हुई जितने लोग अनएम्प्लॉयड थे। ठीक है, फर्दर जब है ना ग्रीन रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट नहीं आया, तो क्या हुआ, लोग माइग्रेट होने लगे सिटीज में, तो सिटीज में भी जॉब अवेलेबल नहीं थी प्रॉपर, तो वो रिक्शा वाले बन गए या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब करने लगे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब करने लगे मतलब जहाँ पे छोटा मोटा पैसा मिल जाए, तो इससे कहीं उसमें सुधार नहीं आ रहे थे। फिर वो स्लम एरियाज में रहने लगे, लेक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, लेक ऑफ इन्वायरमेंट, हेल्दी इन्वायरमेंट। तो फर्दर ये देवर कैचिंग टू कीप ऑन मूविंग टू अ साइकिल ऑफ पावर्टी। ठीक है, नेक्स्ट आपका दे रखा है द ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस के बाद जो है कुछ क्लासेस रिच होके रह गई, कुछ पुअर होके रह गई, तो उनके बीच का जो डिफरेंस था वो गवर्नमेंट दूर करने में अनसक्सेसफुल रह गई, उल्टा वो गैप जो है बढ़ता चला गया। तो ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज के बाद कारण जो हम कह सकते हैं इंडिया में जो है पावर्टी रह गई, और गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की इस पावर्टी को रिमूव करने के लिए वो भी इफेक्टिव नहीं रही, प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। ये भी कारण है कि फेलियर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज या इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज वन ऑफ द रीजन ऑफ कंटिन्यूअस एग्जिस्टिंग पावर्टी इन इंडिया। एंड द लास्ट पॉइंट दे रखा है, लास्ट पैराग्राफ दे रखा है, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। दीज फैक्टर्स मीन्स इंडिया में ऑब्लिगेशन बहुत ज़्यादा है कि मैरिजेस में खर्च करना है, दहेज देना है, किसी की डेथ हो रही है वहाँ स्पेंड करना है। तो ये सोशल एप्लीकेशन के चलते जो है यहाँ के लोग जो है ज़बरदस्ती लोन ले लेके गरीब होते जा रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर देते हैं इन सोशल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये भी कारण है, जो सोशल ऑब्लिगेशन है ये भी कारण है हमारी पावर्टी का।
फर्दर जो है फार्मर्स को अगर इम्प्रूव करना है तो उनको पेस्टिसाइड्स इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसके लिए वो लोन लेते हैं और काफ़ी बार लोन रीपे नहीं कर पाते, तो दे वर कॉट इन दी पॉवर्टी। तो लॉट्स ऑफ रीजंस आर देयर, रीड इट प्रॉपर्ली एंड ट्राई टू मेक द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। बेसिक मेन मैंने आपको बताई थी है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू एंटी पॉवर्टी मेजर, मीन्स हाउ टू रिमूव द पॉवर्टी। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट ने 2 स्टेप्स लिए हैं पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए। फर्स्ट पैराग्राफ देखिए आप लोग, द करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटेजी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ब्रॉडली ऑन 2 planks, 2 steps, दैट इज प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टारगेटेड एंटी पॉवर्टी। 2 स्टेप्स लिए। सबसे पहले गवर्नमेंट ने स्टेप लिया प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। गवर्नमेंट ने सोचा कि अब पॉवर्टी को रिमूव करना है तो हमको अपने देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे बढ़ेगी? इंडस्ट्रियलाइजेशन करके, ज्यादा इंडस्ट्रीज क्रिएट करके, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देके। तो फर्स्ट स्टेप गवर्नमेंट ने पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए क्या लिया? फर्स्ट स्टेप इकोनॉमिक ग्रोथ। गवर्नमेंट ने क्या किया? अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको सुधारने की कोशिश की, ठीक है। और जिससे इम्पैक्ट क्या आया? 1950s में पॉवर्टी रिड्यूस हुई 45% तक, ठीक है। फिर फर्दर हम देखेंगे अर्ली 80s में भी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा हुआ वर्ल्ड लेवल पे। और इस तरीके से आप पैराग्राफ पढ़ोगे, सेकंड पैराग्राफ, तो आपको पता चलेगा कि पॉवर्टी रिड्यूस होते होते जो है 90s, 80s और 90s, द ग्रोथ रेट जंप फ्रॉम द एवरेज ऑफ अबाउट 3.5% अ ईयर इन द 1970s टू अबाउट 6% ड्यूरिंग द 1980s एंड 1990s। तो जितना इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता गया वैसे वैसे पॉवर्टी रिड्यूस होती गई। तो अल्टीमेटली जो है ग्रोथ रोड पे तो गवर्नमेंट ने टारगेट किया, तो इसका बेनिफिट सबको इक्वली नहीं मिला। जो है पुअर थे उनको इसका प्रॉपर जो है बेनिफिट नहीं मिल पाया। सर्टेन सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज की को, स्पेशली रूरल एरियाज में पुअर पीपल्स को, तो जो है ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ वाला जो पॉइंट था वो गवर्नमेंट का इतना सक्सेसफुल नहीं रहा पॉवर्टी को रिड्यूस करने में। तो गवर्नमेंट ने सेकंड स्टेप उठाया, दैट इज टारगेटेड एंटी पॉवर्टी मेजर्स, जिसमें गवर्नमेंट ने जो है कुछ जो है पॉलिसीज इंप्लीमेंट की, कुछ प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट किया ताकि जो है वो पॉवर्टी को रिड्यूस। अब इस टारगेटेड में मीन्स उन लोगों को इकोनॉमिक ग्रोथ करने की कोशिश की, उसका बेनिफिट मैक्सिमम लोगों को पहुंचा, तो कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है उससे वंचित रह गए। जो है पॉवर्टी उस इकोनॉमिक ग्रोथ का बेनिफिट उनको नहीं मिला। तो जिन लोगों को नहीं मिला गवर्नमेंट ने अब क्या किया? सेकेंड स्टेप में उन लोगों को टारगेट किया। टारगेटेड एंटी पॉवर्टी मीन्स दो सेक्शन ऑफ सोसाइटीज विच वोंट गेट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। नाउ दैट सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज टारगेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड देयर इज अ टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, जिसमें टारगेट कर करके पुअर पीपल को स्पेशली टारगेट किया कि पुअर पीपल्स के लिए क्या किया जा सकता है कि उनको पॉवर्टी में से बाहर निकाला जाए। तो टोटली 5 प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए, दैट आई एम टेलिंग यू। Targeted anti-power programs. So that programs that are introduced by the government for targeting those peoples whose situation is still not improving. The first program was introduced by government is मनरेगा और नरेगा। नरेगा सुना होगा ना आपने बेटा? 2000 में नरेगा आया था और उसको फिर चेंज करके मॉडिफाई करके 2005 में मनरेगा कर दिया गया था। दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। बेटा इस प्रोग्राम के अंडर में क्या किया था कि गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि जो पुअर पीपल्स है जिनकी हालत में सुधार नहीं आ रहा है, तो उसमें गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि क्योंकि उनको अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वो नहीं डेवलप कर पा रहे, तो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया टू गिव देम 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और मतलब साल में 365 में से 100 days गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि गवर्नमेंट उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएगी। और इन केस अगर गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड देम एम्प्लॉयमेंट, तो गवर्नमेंट उसके बदले में उनको बिना एम्प्लॉयमेंट के भी 100 दिन का जो है वेतन, जो वेजेस है वो गवर्नमेंट उनको देगी। तो फर्स्ट स्टेप तो ये था। सेकंड जो स्टेप था मनरेगा में, it also aimed at sustainable development to address the cause of drought, deforestation and soil erosion। ठीक है, जो सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन और ड्रॉट के जो कॉजेज हैं उनको दूर करने की कोशिश करेगी। फर्दर 1/3 ऑफ द प्रपोज्ड जॉब्स हैव बीन रिजर्व फॉर। अब जो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया ना कि इतने लोगों को वो जॉब देगी, एक टारगेट था गवर्नमेंट, उसमें भी गवर्नमेंट ने जो वुमेन्स थी, वुमेन्स की कंडीशन ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप्स है वुमेन का, तो वुमेन्स को
1/3 पोजीशन जो सीट्स थी वो वुमेन्स के लिए रिजर्व की। फर्दर गवर्नमेंट ने पहले जो लिमिटेड था कुछ करोड़ लोगों तक उन्होंने स्कीम प्रोवाइड की टू 220 करोड़ पर्सन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू 4.78 करोड़। जो पहले 220 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था ना, उसको इंक्रीज करके गवर्नमेंट ने 4.78 करोड़ कर लिया कि इतने लोगों को जो है डे बाय डे गवर्नमेंट जो है इस पॉलिसीज में इंप्रूवमेंट कर रही थी ताकि अल्टीमेटली जो टारगेटेड पीपल्स हैं जो उस स्थिति से बाहर नहीं आ रहे पॉवर्टीज को, उनको टारगेट करके गवर्नमेंट 100 डेज का भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी तो उनकी हालत में सुधार आएगा। तो वुमेन्स के लिए भी सीट रिजर्व रखी गई। प्रोग्राम्स को फर्दर इंप्रूव किया गया। SC ST जो शेड्यूल ट्राइब्स थे उनके लिए भी सीट्स रिजर्व की गई। देखो यहाँ पे दे रखा है वुमेन्स पर्सन डेज इन द स्कीम आर शेड्यूल ट्राइब्स वुमेन पर्सन डेज इन द स्कीम्स आर 23%, 17% एंड 53। मतलब इतना जो है परसेंटेज सीट्स उनके लिए रिजर्व रखी गई। तो ये तो था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। फर्दर जो नेक्स्ट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ने दैट इज PMRY इन 1993, दैट इज प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इसमें गवर्नमेंट ने जो है The aim of the program is to create self-employment opportunities for educated unemployed youth in rural areas and small towns। जो रूरल एरियाज हैं, छोटे छोटे शहरों में जो एजुकेटेड लोग हैं एजुकेटेड पर उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उनको गवर्नमेंट ने क्या दिया, लोन दिया ताकि वो खुद के लिए छोटे छोटे शॉप्स खोल के या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अगर गवर्नमेंट उनको गवर्नमेंट जॉब्स नहीं दे पा रही तो गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट किया कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ ना कुछ स्टार्ट कर सके। तो ये था PMRY, ठीक है। फर्दर है REGP दैट इज रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम दैट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1995। अब इस प्रोग्राम का एम था द प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल। सेम जैसे ये था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए अ टारगेट फॉर क्रिएटिंग 25 लाख न्यू जॉब्स हैज बीन सेट अप फॉर द प्रोग्राम अंडर द टेल। और प्लस गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि आने वाले 10 सालों में जो है गवर्नमेंट जो 25 लाख जॉब्स तो है क्रिएट करेगी अंडर दिस प्रोग्राम। फर्दर नेक्स्ट प्रोग्राम गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया SGSY दैट इज स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इन 1999। इसका एम था ब्रिंगिंग द असिस्टेड पुअर फैमिलीज अबाउट द पॉवर्टी लाइन बाय ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप। मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना, ठीक है। 20-25 जनों का सेल्फ हेल्प ग्रुप बन जाता था जिसमें जो है लोग जो है मंथली या जो भी अर्न करते थे उसका कुछ परसेंटेज जो है उस ग्रुप में एक बैंक में जैसे अपन डिपॉजिट करते हैं ना बेटा, वैसे ग्रुप वाले डिपॉजिट करते थे। फिर किसी की भी फैमिली को जरूरत होता था तो उस फंड में से उसको, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप एक तरह से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो वो गवर्नमेंट ने क्रिएट करवाई, बैंक क्रेडिट अवेलेबल करवाया। फिर गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया PMGY प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना इन 2000, ठीक है। और इस तरीके से फिर फर्दर जो है लास्ट इंट्रोड्यूस हुआ AAY। ये बेसिकली अपने नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, पर इस साल जो है ये चैप्टर गवर्नमेंट ने हटा दिया है, अपना जो सिलेबस से बाहर है ये चैप्टर, इसलिए इसको मैं यही समझा देती हूँ। अंत्योदय अन्न योजना ये इंट्रोड्यूस हुई 2000 में। ये पेज नंबर आपको मैं बता दूं दे रखा है, अंत्योदय अन्न योजना पेज नंबर 50 पे दे रखा है चैप्टर 4 में। 2000 में इंट्रोड्यूस हुई। इसमें यह था कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं उनको गवर्नमेंट जो है 25 kg ऑफ व्हीट राइस और ये देगी एट द रेट ऑफ 2-3, ठीक है। इसको रीड करना, समझ में नहीं आया तो पूछना। मतलब 2 रुपए किलो के हिसाब से व्हीट, 3 रुपए किलो के हिसाब से राइस जो है पुअर फैमिलीज को अवेलेबल करवाएगी। तो इस तरीके से पुअर फैमिलीज को जो टारगेटेड पुअर थे जिनकी हालत में सुधार नहीं आ रहा था, उनको सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिए। बट बेटा ये जो प्रोग्राम से इतने इफेक्टिव नहीं रहे, क्योंकि अभी एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस नहीं होता था, पीछे पीछे दूसरा हो जाता था। अभी ये सक्सेसफुल नहीं हो पाता था, पीछे पीछे दूसरा प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हो जाता था, नई गवर्नमेंट आ जाने की वजह से या किसी भी रीजन्स की वजह से। तो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन न होने की वजह से जो है ये पॉलिसीज प्रोग्राम इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए जितना कि होना चाहिए था। फर्दर अपना लास्ट टॉपिक है आज का द चैलेंजेस अहेड। इसमें ये देखेंगे कि नो डाउट आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है हमने हमारी पॉवर्टी लेवल को रिड्यूस किया है, बट जो ये चैलेंज है वो अभी भी हमारे सामने है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज पढ़ी कि कुछ एरियाज में कुछ स्टेट्स में जो है नो डाउट पॉवर्टी जो है वो
डिक्रीज ज़्यादा हुई है और कुछ स्टेट में जो है अभी भी पॉवर्टी इतनी डिक्रीज नहीं है, जिसमें अपन ने बिहार, उत्तर प्रदेश इन एरियाज का एग्जाम्पल पढ़ा। तो ये जो चैलेंज है अभी भी हमारे सामने है, क्योंकि इक्वली सब जगह रूरल और अर्बन केसेस में भी देखा जाए तो गांवों में अभी भी लोग पुअर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सिटीज। वल्नरेबल ग्रुप्स में देखा जाएगा सोशल तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स अभी भी पुअर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर ग्रुप्स। अगर अपन देखें इकोनॉमिक लेवल पे, तो इकोनॉमिक लेवल पे भी जो है अपन कह सकते हैं ज़्यादा पुअर है। अगर वुमेन्स देखें तो वुमेन्स भी अभी उतने राइट ना मिलने की वजह से वो इतना डेवलप नहीं कर पाई है। तो अल्टीमेटली जो चैलेंज है, ये जो टारगेट है अभी भी चल रहा है। नो डाउट हमने पॉवर्टी रिड्यूस की है, बट स्टिल इट इज़ अ चैलेंज फॉर इंडिया टू रिड्यूस द पॉवर्टी लेवल फर्दर। अब वो कैसे रिड्यूस हो सकता है? बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर एलिमेंट्री एजुकेशन। गवर्नमेंट को एजुकेशन कंपलसरी करना चाहिए, जो गवर्नमेंट कर भी रही है, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करके वुमेन्स को जो है पार्लियामेंट में, गवर्नमेंट लेवल में पावर देकर, सीट्स देकर, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन दिया गया ना, क्यों दिया गया? उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनकी गरीबी दूर करने के लिए। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है पॉवर्टी को फर्दर रिमूव कर सकती है। अब यहाँ पे फर्दर दे रखा है लास्ट पैराग्राफ में कि जो सोशल साइंटिस्ट हैं या कुछ इकोनॉमिस्ट हैं, उनका ये मानना है कि जो पॉवर्टी की डेफिनेशन है हमारे इंडिया की वही गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि उसमें क्या दे रखा है कि वो लोग पुअर माने जाएंगे या वो लोग पुअर नहीं माने जाएंगे जिनको मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल लेता है। तो जो इकोनॉमिस्ट है उनका ये मानना है कि मिनिमम की जगह हमारी पॉवर्टी की डेफिनेशन में रीजनेबल वर्ड होना चाहिए, क्योंकि जो लोग जो है पॉवर्टी लाइन के जस्ट ऊपर है, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि वो अमीर है। ठीक है, एक फिक्स कर दिया जैसे अपन ने कि भाई इतना इंसान कमाएगा पर पर्सन, अपन ने 800 समथिंग रुपीज डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। तो ये नहीं कि इसका मतलब ये नहीं कि जो 900 कमा रहा है वो तो पॉवर्टी लाइन के ऊपर तो शो हो ही रहा है, गरीब नहीं है, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि वो अमीर है, उसको सब कुछ मिल रहा है। तो ये जो मिनिमम वर्ड है ये यूज करना पॉवर्टी लाइन में रॉन्ग है। वी शुड यूज द रीजनेबल सब्सिस्टेंस लेवल। कम से कम इतना अर्न कर लग सके कि एक स्टैंडर्ड लाइफ जी सके, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन ले सके। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे हैव बीन एबल टू फीड देमसेल्फ। ठीक है, लार्ज नंबर जो सेक्शन है सोसाइटी का वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, खा सक रहा है, अपना पेट भर रहा है, बट डू दे हैव एजुकेशन? क्या उनको एजुकेशन मिल रही है? डू दे हैव शेल्टर और हेल्थ केयर और जॉब सिक्योरिटी? स्टिल दे आर वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। और सेल्फ कॉन्फिडेंस, आर दे फ्री फ्रॉम कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन? इज द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड लेबर स्टिल कॉमन? वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस शोज दैट विद डेवलपमेंट the definition of with what constitute poverty also changes। तो पॉवर्टी की डेफिनेशन को भी चेंज करना चाहिए, मिनिमम की जगह जो है रीजनेबल लेवल होना चाहिए, और होपफुली आने वाले टाइम में वी विल रिड्यूस द पॉवर्टी। बट ये जो टारगेट है वो चलता ही रहेगा, क्योंकि स्टिल इनमें काफी सारी चीजें इंक्लूड करना बाकी है। तो हियर आवर चैप्टर्स एंड। बेटा एक स्टोरी में शिव रमन की तुमको बताना भूल गई, ये एक टॉपिक अपन ने डिस्कस नहीं किया, पुअरेस्ट ऑफ पुअर, जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया आज, जिसमें अपन ने वल्नरेबल ग्रुप्स पढ़े। वल्नरेबल ग्रुप्स में मैंने क्या बताया? सोशल कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, पेज नंबर 33 पे बताया। इकोनॉमिक कैटेगरीज में मैंने रूरल एरियाज में लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर और अर्बन एरियाज में कंस्ट्रक्शन साइट्स या कैजुअल वर्कर्स बताए। उसके अलावा एक वल्नरेबल ग्रुप होता है फैमिली लेवल पे। फैमिली लेवल पे भी कुछ जो है, अगर पूरी फैमिली सफर कर रही है पॉवर्टी से, वुमेन्स है, जो ओल्ड पीपल है, जो चिल्ड्रन है, स्पेशली जो गर्ल चिल्ड्रन है, वो ज्यादा सफर करती है। पेज 34 पे लेफ्ट हैंड साइड में लास्ट पैराग्राफ दे रखा है, जिससे रिलेटेड स्टोरी भी दे रखी है शिव रमन की। ठीक है, तो जब फैमिली लेवल पे कोई ज्यादा सफर करता है तो उसको वर्ड दिया हुआ है पुअरेस्ट ऑफ पुअर। वुमेन्स आर कॉल्ड एज पुअरेस्ट ऑफ पुअर, गर्ल चाइल्ड आर कॉल्ड एज पुअरेस्ट ऑफ पुअर। पुअरेस्ट ऑफ पुअर क्यों? क्योंकि पूरी फैमिली पुअर है, पर पूरी फैमिली में भी सफर कौन कर रहा है? वुमेन। अब जरा एग्जांपल दे रखा स्टोरी शिव रमन, जो कि एक तमिलनाडु में छोटे गांव में करूर डिस्ट्रिक्ट में रहने वाला इंसान है। ठीक है, और जो है बाय जो है कास्ट वो कॉबलर है। कॉबलर मीन्स जूते बनाने वाले। तो शेड्यूल कास्ट है, बाय कास्ट वो शेड्यूल कास्ट है, प्लस वो वर्क कर रहा है एज ए एग्रीकल्चरल लेबरर,
है बाय कास्ट कॉबलर शेड्यूल कास्ट पर वर्क कैसे कर रहा है एज ए एग्रीकल्चरल लेबरर, जो वो डेली 50 रुपीज अर्न करता है और वो भी साल के कुछ महीनों में जब उसको रेगुलर वर्क मिलता है तभी वो 50 रुपए दिन के कमा पाता है, अदरवाइज कुछ महीने तो वो अनएम्प्लॉयड ही रह रहा है। ठीक है, वाइफ है जो उसी की तरह जो है काम कर रही है, बट क्योंकि वुमेन है तो उसको 50 रुपए दिन के मिलते हैं और सेम काम के लिए उसकी वाइफ को 25 रुपए ही मिलते हैं, और वो भी जब काम मिल जाए। ठीक है, फैमिली में 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों में से 3 लड़कियां और 1 लड़का है। 1 साल से लेकर 16 साल तक के बीच के बच्चे हैं। जो सबसे बड़ा लड़की है वो 16 साल की है और बेटा जो है वो सबसे छोटा है 1 साल का है, और बीच में 2 लड़कियां हैं, प्लस उसकी एक अनमैरिड सिस्टर भी है शिवरमन की, प्लस उसकी एक मदर है जो विडो है वो भी है। मदर बीमार रहती है, हेल्थ फैसिलिटी के लिए, हेल्थ केयर के लिए कोई पैसे नहीं है उनके पास कि उसका ट्रीटमेंट करा सके, तो शी इज वेटिंग फॉर डाइंग। बहन जो है वो अनमैरिड है, पैसे नहीं है कि उसके लिए जो है प्रॉपर उसकी मैरिज करवा सके। बहन है घर में तो वाइफ और बहन की बनती भी नहीं है, तो एक सिचुएशन है कि कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन है। ठीक है, 3 गर्ल्स हैं तो घर जो है किसी की भी जो है एजुकेशन नहीं हो पा रही, प्रॉपर जो है फूड नहीं है, प्रॉपर शूज नहीं है, लग्जरियस आइटम्स नहीं है। अब ऐसे में शिवरमन जो है लड़कियों को पढ़ाने का भी नहीं सोच रहा है। क्यों? उसको लगता है कि आज नहीं कल इनकी शादी में भी तो मुझे पैसा खर्च करना है, तो इनको पढ़ा के क्या करूं। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ वो क्या सोचता है कि जब मेरा बेटा पढ़ने की उम्र में आएगा तो मैं कोशिश करूंगा उसको तो स्कूल भेजूं। ठीक है, जहाँ फैमिली के पास खाने को नहीं है वहीं शिवरमन कुछ ना कुछ करके जो है कहीं ना कहीं से 2-4 दिन में एक बार दूध अरेंज कर लेता है, किसके लिए? बेटे के लिए, बेटियों के लिए नहीं है। तो इसमें ये शो हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो बेटे के लिए कुछ तो सोच रहा है। पूरी फैमिली सफर कर रही है, बट ज्यादा सफर कौन कर रहा है फैमिली में? गर्ल्स और ओल्ड पीपल, एंड दे आर कॉल्ड एज पुअरेस्ट ऑफ पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इंपॉर्टेंट पोर्शन था इसलिए मैंने कवर किया। तो ऑलमोस्ट अवर चैप्टर एंड्स, गो थ्रू द चैप्टर केयरफुली। कोई भी डिफिकल्टी हो बेटा, डू नॉट हेजिटेट, ask me and do the back questions, and despite this if I will found any question I will give you till evening. Thank you.